टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए जीके सेक्शन में एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पार्ट 6 में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट एग्जाम में यहाँ से हेल्प मिल सके। हम डिटेल में सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम जो है वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अभी तक अगर आपने हमारे पिछले इस सीरीज एमसीक्यू सीरीज के 5 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाके देख लीजिए। डेफिनेटली यहाँ से इस सीरीज से आपको जीके सेक्शन में हेल्प मिलेगी और यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपके एचपी टेट एग्जाम में। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करने से पहले ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है ना, एमसीक्यू सीरीज़ के अब जो पार्ट्स आएंगे ये आपको पहले टेलीग्राम चैनल में इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी ताकि आप वीडियो एक्सप्लेनेशन से पहले ही इन पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सको और अपनी प्रेपरेशन आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन आप सही लगा रहे हैं और बाद में आप यूट्यूब में वीडियो एक्सप्लेनेशन से उन क्वेश्चन के आंसर को मैच कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही बने और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप वहाँ से नोट कर सकते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले आज की इस वीडियो में डिटेल में सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए टुडे जीके 97 या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टुडे जीके के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद, बी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, सी ऑप्शन है बृहदारण्यकोपनिषद और डी ऑप्शन है कठोपनिषद। जो ये सत्यमेव जयते है ना, ये सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंडको उपनिषद। देखिए जो ये मुंडको उपनिषद है ये इससे जो है वो सत्यमेव जयते लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। हम जो है वो अपनी हिस्ट्री की जो हमारी डिटेल्ड वीडियो है ना एचपी टेट एग्जाम के लिए हमारी एक सीरीज थी, उसमें भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि सत्यमेव जयते जो है वो हमने मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ से आपसे डिटेल से उपनिषद से भी कई बार एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कुल उपनिषद कितने हैं। कुल उपनिषद की संख्या है 108। ध्यान रखेंगे 108 जो है वो उपनिषद है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद है। याद करके रखेंगे जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है छंदोग्य उपनिषद, ये सबसे पुराना उपनिषद है। और सबसे नया उपनिषद अगर आपसे पूछे तो वो है मैत्रेयणी उपनिषद। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है तब आप बताएंगे बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा जो उपनिषद है वो है मांडुक्य उपनिषद जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना, हमने डिटेल में सभी पॉइंट यहाँ से जान लिए। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है यहीं से कि जैसे कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। तो वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से। तो ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ से डिटेल में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो जो भारत का जो प्रथम वायसराय था ना वो था लॉर्ड कैनिंग। कई बार हम अपनी वीडियो में ये पढ़ते भी रहते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही उस टाइम वायसराय थे। ओके जी, और भी क्वेश्चन यहाँ से वायसराय, गवर्नर जनरल, एचपी टेट एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। एक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं, तो पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना वो वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। उसके बाद बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। बी ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स। वो जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत के वायसराय बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बना है आपका कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और वायसराय के बाद जो है वो फिर से जो है वो पहले जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे वायसराय से पहले, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए कि कौन पहला गवर्नर था, कौन पहला वायसराय था, कौन बंगाल का पहला जो है वो गवर्नर जनरल था। तो ये सभी पॉइंट अपने जो है वो आपको क्लियर रखने हैं। ये अगर आपको ये हमारी हिस्ट्री की हमने डिटेल वीडियो की थी उसमें हमने ये अलग से ये चैप्टर किया है गवर्नर जनरल वायसराय। अभी तक अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखा है तो वो आप हमारी हिस्ट्री की
की एचपी टेट के लिए प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बेनिफिट होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में पूछा गया है कि सीएम कौन है मेघालय के। ए ऑप्शन है मुकुल संगमा, बी ऑप्शन है कॉनराड संगमा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कॉनराड संगमा। अभी भी जो ये वर्तमान में जो है ना, ये मेघालय के ये मुख्यमंत्री है, सीएम है मेघालय से। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बने कि इनकी पार्टी कौन सी है, तो पार्टी आपसे पूछा जा सकता है, तो नेशनल पीपल पार्टी है इनकी, कॉनराड संगमा की। ओके, मेघालय से यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तो मेघालय के बारे में थोड़े से पॉइंट जानते हैं कि मेघालय की स्थापना कब हुई थी। 1972 में ये राज्य बना था, और मेघालय के जो कैपिटल है ना, वो शिलोंग है। यहाँ से सीएम से क्वेश्चन बना है, तो यहाँ से आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। वैसे तो अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं रहा है, बहुत पहले का है, तो बन सकता है आपसे दिल्ली के सीएम कौन बनी है, तो वो रेखा गुप्ता का नाम आप याद रखेंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी। ओके जी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आप जानते होंगे, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। देखिए, हम सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो यहीं से आपको जो है वो हेल्प मिल सके। तो वीडियो जो है वो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। जो पॉइंट्स आपको पता नहीं है वो आप जो है वो अपने पास नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यूरोपियन संघ की साझा मुद्रा क्या है? कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन इज येन, बी ऑप्शन है पाउंड, सी ऑप्शन है यूरो, एंड डी ऑप्शन है रूबल। तो हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन संघ की जो करेंसी है वो है यूरो। यूरो आप ध्यान रखेंगे, करेंसी से कई बार एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है। तो थोड़ी सी करेंसी हम याद कर लेते हैं, जैसे कि यूरोपियन संघ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसकी करेंसी है यूरो। यहाँ पर ऑप्शन में है येन। येन किसकी करेंसी है? येन जो है ना वो जापान की करेंसी है। येन यहाँ से हमने पढ़ लिया। युआन भी एक है। युआन किसकी करेंसी है? युआन है चाइना की करेंसी है। युआन इंडिया की आपको पता ही है, भारतीय रुपया जो है वो इंडिया की करेंसी है। यूएसए की डॉलर है। रशिया की रूबल, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, रूबल जो है ना वो रशिया की है, कई बार पूछा जाता है। बांग्लादेश की टका है। यूएई की भी कई बार एचपी टेट एग्जाम में पूछी गई है, तो दिरहम जो है ना वो यूएई की करेंसी है। तो ये सभी करेंसी आप अपने पास नोट कर लीजिए, बार बार इसे रिवाइज करते रहिए, कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है, ए ऑप्शन है विक्रम, बी ऑप्शन है प्रज्ञान, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है भास्कर। तो चंद्रयान 3 से क्वेश्चन बनते रहते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम था प्रज्ञान। प्रज्ञान आप याद करके रखेंगे, किसका नाम है? रोवर का नाम है। आपसे लैंडर का नाम भी नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है, विक्रम। ओके जी। आपसे जो है वो डेट भी पूछी जाती है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। तो 14 जुलाई 2023 को जो है वो चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर है भारत में, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से ये लॉन्च किया गया था। और लैंड कब ये हुआ था? तो लैंड हुआ था, ये डेट भी याद करके रखेंगे, 23 अगस्त 2023 में। ओके जी। जहां पे ये लैंड हुआ था ना, उस पॉइंट का नाम भी रखा गया था। क्या था उस पॉइंट का नाम? शिव शक्ति पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट आपको चंद्रयान 3 से याद रखने हैं, हम अपनी वीडियो में रिवाइज करते रहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? व्हेन वाज द वुमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास्ड इन द पार्लियामेंट। जो ये महिला आरक्षण ये था, 33% रिजर्वेशन की बात इसमें की गई थी। तो ये कब जो है वो पार्लियामेंट में ये पास हुआ था? तो ये हुआ था, याद करके रखेंगे, 21 सितंबर 2023 में जो ये पार्लियामेंट में ये पास हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है किस अमेंडमेंट एक्ट से ये पास हुआ था? तो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये पास हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? व्हेन वाज द आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड। तो आर्टिकल 370 जो है वो कब हटाया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो आर्टिकल 370 को जो है ना वो 5 से 6 अगस्त 2019 में हटाया गया था। तो याद रखेंगे ये डेट, 5-6 अगस्त 2019 को ये हटाया गया था। आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर से ये संबंधित है, आर्टिकल 370। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग से क्वेश्चन बन ही जाता है। सभी क्वेश्चन को यहाँ से डिटेल में हम बात करेंगे। नीति आयोग के जो
अध्यक्ष होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना वो इस टाइम नीति अध्यक्ष के पदेन अध्यक्ष है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन है। तो प्रधानमंत्री पीएम आप याद करके रखेंगे। नीति आयोग से और क्या क्वेश्चन बनते हैं? नीति आयोग से क्वेश्चन बनते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को जो है वो नीति आयोग की स्थापना होती है। क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग जो है वो किसको रिप्लेस करता है? नीति आयोग जो है वो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है। जो है वो कब रिप्लेस करता है? 13 अगस्त 2014 को जो है वो योजना जो ये आयोग है ना इसे हटाया जाता है और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की जो है वो स्थापना होती है। जो ये प्लानिंग कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। तो ये सभी पॉइंट आप नीति आयोग से रिलेटेड आपको ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सम्मेलन अपने इंडिया में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखेंगे कब हुआ था, डेट पूछी गई है। तो डेट हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9 से 10 सितंबर 2023। यहाँ पे तो 2023 के G20 शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन बना है। आपसे 2024 के शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कब हुआ था 2024 का? तो याद करके रखेंगे 18 से 19 नवंबर 2024 को जो है वो 19वां नंबर का G20 शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ पूछा जा सकता है? ब्राजील, रियो डी जेनेरो में हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा में वो कब प्रस्तुत किया गया? तो वो 13 दिसंबर 1946 को वो प्रस्तुत किया गया, जब संविधान सभा की तीसरी मीटिंग हुई थी। किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये आगे चल के प्रियम्बल जो प्रस्तावना है हमारी उसका आधार भी बना था। तो ये तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की तीसरी मीटिंग में इसे पारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हम जब यहाँ से ये संविधान सभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस मीटिंग में जो है वो एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो सेकंड मीटिंग कब हुई संविधान सभा की? तो वो हुई दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। उसमें जो है वो एक अध्यक्ष उस मीटिंग में बनाए जाते हैं, परमानेंट अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो वो बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और एक संवैधानिक सलाहकार BN राव जी को उस मीटिंग में बनाया जाता है। और तीसरी मीटिंग में ये उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी पारित प्रस्तुत करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को आप लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से HP टेट एग्जाम में GK सेक्शन में हेल्प हो सके। आपको अगर जो है वो आपने अभी तक अगर हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ नहीं देखी, हमारे 25 चैप्टर साइकोलॉजी के हैं, MCQ सीरीज हमारी साइकोलॉजी के हैं, HP GK की रिवीजन सीरीज चली है, वो आप हमारी सभी आप हमारी वीडियोस को HP टेट एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है अलग अलग करके, वहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा आपके HP टेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था? यंग इटली जो संगठन है वो एक तरीके से क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ये मूवमेंट था। तो ये इसके संस्थापक कौन थे? ये थे मैथ्सनी का नाम आप याद करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है। कब भी इसने स्थापना की थी इस संगठन की, यंग इटली? तो 1831 आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत की कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ए ऑप्शन है 8 भाषाएं, बी ऑप्शन है 12 भाषाएं, सी ऑप्शन है 22 भाषाएं और डी ऑप्शन है 26 भाषाएं। तो हम जानते हैं हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो ये क्वेश्चन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में थी 14 भाषाएं और भारतीय संविधान में अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में है ये भी पूछा जा सकता है। तो 8वीं अनुसूची में है, जो इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ओके जी, हम जो है वो थोड़े जैसे अनुच्छेद, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और वर्तमान में अब 448 है। फंडामेंटल राइट कितने थे मूल संविधान में? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 है। क्योंकि एक संपत्ति का अधिकार है फंडामेंटल राइट, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 300A में डाल दिया गया। उसे कानूनी अधिकार एक तरीके से बना दिया गया, पार्ट 12 में उसे डाल दिया गया था। ओके जी, आपसे पूछा जा सकता है कि पार्ट्स कितने थे मूल संविधान में? 22 थे और वर्तमान में प्रेजेंटली अब कितने हैं?
25 पार्ट्स हैं भारतीय संविधान में, और शेड्यूल्स कितने थे मूल संविधान में? 8 थे, और प्रेजेंटली अब कितने हैं? 12 है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक आपदाओं का नोडल अधिकारी कौन होता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सेना प्रमुख, डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय का केंद्रीय राहत आयुक्त। यहाँ पे बात हो रही है नोडल ऑफिसर ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया, तो वो होता है द सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के गृह मंत्रालय का केंद्रीय राहत आयुक्त जो होता है, जिसे सीआरसी भी कहते हैं, वो जो है ना वो नोडल ऑफिसर वो होता है नेचुरल डिजास्टर का इंडिया में। ओके जी, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना, कई बार एचपी टेट एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है ना, ये कहाँ पे है? याद करके रखेंगे, हेग में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेग कहाँ पर है? हेग है नीदरलैंड में, ध्यान रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ? तो यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, वो कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? एक तो चाइनीज है, अरेबिक है, स्पेनिश है, और कौन कौन सी है? फ्रेंच भी है, रशियन भी है, इंग्लिश भी है, लेकिन हिंदी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में पूछा गया था, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया, हिंदी। ओके जी, ध्यान रखेंगे ये सभी लैंग्वेजेस की कौन कौन सी यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 6 लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम? एनएसएस का जो आदर्श वाक्य है ना, बहुत बार हम पढ़ते भी रहते हैं, नॉट मी बट यू है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, नॉट मी बट यू, यानी कि मैं नहीं परंतु आप, जो है वो आदर्श वाक्य है एनएसएस का। आपसे एनसीसी का भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, अपने पास नोट कीजिए। एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ध्यान रखना ये पॉइंट। ओके जी, तो ये हमने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। 15 to 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ से एडिशनल पॉइंट्स आपको जो पता नहीं है, वो अपने पास आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एचपी टेट एग्जाम में। वीडियो पसंद आई है, कंटेंट हमारा अच्छा लगा, तो वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को यहाँ से हेल्प मिल सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको इन वीडियोज़ की पीडीएफ पहले से मिले। टुडे जी के 97 हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।